नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के लिए आज वोटिंग खत्म हो गई। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर के साथ ही 543 लोकसभा सीटों के 487 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। छठे चरण में 5 बजे तक 57.7% वोट पड़े हैं। आखिरी और 7वां दौर 1 जून को होगा, जिसमें 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। आज कहां कितनी हुई वोटिंग और इसके मायने क्या हैं, ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ तिवारी और अदिति फडणवीस। इन दोनों से बातचीत। बिल्कुल पहला सवाल, 5वें फेज में वोटर टर्नआउट 62.2% रही, अभी तक सबसे कम, और छठे फेज का टर्नआउट 57.7%। अमिताभ जी, क्या कह रहा है ये डेटा? देखिए, टर्नआउट जैसे हर फेज में कम रहा है, 4 और 5 छोड़ करके, इस फेज़ में भी क्योंकि पिछली बार 64% था तो थोड़ा कम है। जैसे जैसे शाम होगी और नंबर्स अपडेट होंगे, मुझे लगता है 60 या 62 के आसपास टर्नआउट फाइनल रहेगा, जो कि पिछली बार से 2% के कम आसपास रहेगा। अगर आप ट्रेंड देखें तो बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में अच्छी वोटिंग हुई है, यानी 57.7% से ऊपर हुई है। और जो पिछले फेजेस में भी कल्प्रिट रहे हैं, जैसे यूपी, बिहार, इन दोनों राज्यों में एवरेज टर्नआउट से कम टर्नआउट हुआ है अभी तक 5 बजे तक। तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे शाम के 7 बजे तक या रात के 9 बजे तक जब नंबर्स अपडेट होंगे तो फाइनल पिक्चर क्या दिखता है। जी, इस फेज की 58 सीटें क्यों अहम रहीं और इसके क्या मायने हैं आज जिस फेज में जो इतनी सीटों पर वोट पड़े हैं? देखिए, इसके मायने इसलिए हैं क्योंकि पिछली बार भी अगर 2019 का हम फेज 5 तक का डेटा देखें तो फेज 5 तक भी बीजेपी को अपने बल पर मेजॉरिटी नहीं आई थी। उस वक्त 238 सीटें आई थी और इस फेज में 2019 में भाजपा 40 सीटें जीती थी, यानी इस फेज में जाकर के भाजपा को सिंपल मेजॉरिटी अचीव हुई थी। तो ये फेज, इसलिए ये दोनों फेजेस 6 और 7 इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 2 फेजेस में भाजपा ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी जो सिंपल मेजॉरिटी का मार्क है या जो उनका टारगेट है 370 का, या जो पिछली बार 303 सीटों को जो पार करने का टारगेट है, उसके लिए फेज 6 और 7 में अपने परफॉर्मेंस को दोहराना, क्योंकि 40 सीटें जीती थी भाजपा 58 में से और एनडीए 45, और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो यानी अपने प्रदर्शन को दोहराना और ये इंश्योर करना कि कांग्रेस को ज़्यादा बढ़त ना मिले, इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ये फेज जो है वो भाजपा के ओवरऑल टैली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जी, इन 58 सीटों में से किस पर सबसे ज्यादा आपकी निगाह रही है अमिताभ? इन 58 सीटों में से मेरे हिसाब से आजमगढ़ की सीट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन बाईपोल में भाजपा के एक जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं निरहुआ, वो यहाँ पर बाजी मारने में कामयाब रहे थे। तो और बसपा के एक कैंडिडेट थे जिन्होंने गेम बिगाड़ा था, गुड्डू जमाली। अब वो गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और फेज 6 और 7, यानी जो ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ से कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर बीजेपी का जो सबसे वीक एरिया है कंपैरेटिवली, वो यही फेज 6 और 7 पूर्वांचल होता है, क्योंकि यहाँ पर दलित और मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। बसपा का भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रेजेंस रहा है, और छोटे दल जैसे ओपी राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी, इन सब, और अपना दल, इन सब दलों का भी प्रभाव रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी इस बार स्ट्रैटेजी थोड़ी अपनी चेंज करी है जी। ओबीसी इसको ज़्यादा टिकटें दी हैं, मुस्लिम यादव समाज को कम। तो इसलिए ये सीट और ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। अब सिलसिलेवार तरीके से राज्यों पर नजर डालेंगे। पश्चिम बंगाल में 5 चरण के चुनाव तकरीबन शांत रहे, लेकिन छठे चरण में हालात अलग रहे। हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोट डाले गए हैं। शोर शराबा, हंगामा और पत्थरबाजी। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले की हैं। यहाँ झारग्राम लोकसभा सीट के गारबेटा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार प्रणब टुडू को हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा।
कुछ देर नारेबाजी हुई और उसके बाद पत्थर चलने लगे। प्रणब टुडू अपनी जान बचाकर भागे। उनका एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ। बीजेपी का आरोप है कि हार सामने देख टीएमसी हिंसा का सहारा ले रही है। टीएमसी जहां हार रहा है, हिंसक होकर के वो आक्रमण कर रहा है, प्रभावित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वोटर्स को। पोस्टल वायलेंस में काफ़ी हिंसा हुआ था, हिंसा होता ही है, और इस प्रकार डराते हैं लोगों को, तो गए तो उनको भी टारगेट बनाया गया। टीएमसी का कहना है कि प्रणब टुडू के गार्ड ने एक महिला से बदतमीजी की थी, जिसके बाद लोग भड़क उठे। पश्चिमी मिदनापुर जिले की दूसरी लोकसभा सीट घाटल में भी जमकर हंगामा हुआ। यहां बीजेपी उम्मीदवार हिरन चटर्जी को भीड़ ने आगे बढ़ने से रोक दिया। बाद में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और हालात सामान्य किया। छठे फेज में, छठे चरण में कई सारे ऐसे तस्वीर आए हैं जो उन पुराने दिनों का याद दिलाते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में हमेशा से चुनाव के समय हिंसा होता आ रहा है। और ये एक गंभीर स्थिति ज़रूर है, लेकिन इसमें जो राजनीतिक बयानबाजी चलता रहेगा, एक दल दूसरे दल पे आरोप उठाते रहेंगे, उंगली उठाते रहेंगे, लेकिन आज की जो तस्वीर है वो काफ़ी गंभीर है और चिंताजनक है। सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अदिति, आपने ये खबर देखी, बंगाल से आज की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बाकी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा रही 78%, लेकिन बंगाल हमेशा से बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग लेता रहा है। तो ऐसे में क्या इस बार हिंसा का गुस्सा भी इस वोटिंग परसेंटेज से जुड़ता है? देखिए, बंगाल में परंपरागत हिंसा होती रही है चुनाव में, और ये मेरे ख्याल से आपके इंटरव्यू में भी किसी ने टिप्पणी की थी, शायद आपके रिपोर्टर ने। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले हिंसा को तरजीह भी देता था और कई बार हिंसा से आंख पलट लेता था, क्योंकि इस तरह का माहौल था वहां पर कि अगर आप एफआईआर दर्ज करने जाएं तो आपको लोकल यूनिट, जो पार्टी का यूनिट था, उससे परमिशन लेके चिट लेके जाना पड़ता था। तो मेरे ख्याल से हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तो संयोग है और ये खुश खबरी है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग घायल नहीं हुए हैं। लेकिन बंगाल और चुनाव और हिंसा, ये एक चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पर्याय हैं बंगाल। जी अमिताभ, शिवेंदु अधिकारी का गढ़ है कांथी तामलोग, आज वहां वोट पड़े, यानी बीजेपी क्या अपने वोटरों को घरों से निकालने में कामयाब रही है, माना जाए या अंदाजा लगाया जाए इस वक्त? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा अपने लोगों को निकाल के ला पाई है, लेकिन ये जो क्षेत्र है 8 सीटों का, जो जंगल महल क्षेत्र कहा जाता है, उसमें भी भाजपा पिछली बार 5 सीटें जीती थी और अधिकारी परिवार के 2 कैंडिडेट और जीते थे टीएमसी के टिकट पर, यानी 7 सीटों पर भाजपा जीती थी 8 सीटों में से। तो भाजपा का ये गढ़ है पूरे फेजेस में बंगाल में। फेज 6 तक भाजपा आगे थी और टीएमसी पीछे थी, और फेज 7 में जाकर के टीएमसी ने मेकअप किया था। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, शुवेंदु अधिकारी टीएमसी से बाहर निकले हैं, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर को हराया था इसी क्षेत्र से बंगाल विधानसभा चुनाव में 2022 में। यहाँ पर जो वायलेंस हमने देखा है, आई थिंक वो सारे फेजेस में से सबसे ज़्यादा है। प्री पोल वायलेंस भी यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए ये जो फेज था या फेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजेपी को होल्ड करना है अगर उसे गेन करना है ओवरऑल वेस्ट बंगाल में तो, और ममता बनर्जी को पार्टी को इस क्षेत्र में सेंध मारना ही पड़ेगा अगर उन्हें भाजपा से ज़्यादा सीटें या बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है तो। जी, बढ़ते हैं आगे। जिन राज्यों में आज मतदान हुआ वहां से तपती गर्मी में दिन भर हमारे रिपोर्टर्स मतदान का सारा हाल आप तक पहुंचाते रहे। अब उनसे सुनते हैं उनके राज्य में आज कैसा मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हुआ। इन 14 सीटों में प्रमुख रूप से आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, इलाहाबाद, फूलपुर, डुमरियागंज, बस्ती जैसी सीटें शामिल हैं। आज जो वोटिंग 14 सीटों पर हुई है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 13 सीटें बची हैं जिनमें मतदान 7वें और अंतिम चरण में होने वाला है। आज जो मतदान हुआ इसमें 2 जगहों से विवाद की खबरें आई। पहली आई
अंबेडकर नगर से, जहां पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा ने आरोप लगाया कि उनके घर पर पुलिस ने छापा मारा। हालांकि पुलिस ने इस छापे से इनकार किया। और दूसरा विवाद आया प्रयागराज से, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह के पिता रेवती रमन सिंह का पुलिस के साथ एक विवाद हुआ और विवाद के बाद पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि जहां से ईवीएम खराब होने की खबरें आई थी, वहां पर तत्काल ईवीएम को ठीक करा लिया गया और कहीं कोई ऐसा विवाद या हिंसा की खबर पूरे 14 सीटों में नहीं आई है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ अंबेडकर नगर से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट पड़े हैं और ये लड़ाई दिलचस्प भी रही आज की, तो इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे जानकारों से पूर्वांचल में व्यक्ति आधारित छोटी पार्टियों का भी जोर रहा है, तो ऐसे में एक जाति के वोटर का दबदबा नहीं रहता है, तो इस पर भी विस्तार से चर्चा। लेकिन अब खबर दिल्ली की। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर इस वक्त जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं बांसुरी सुराज, उनका सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के सोमनाथ भारती के साथ में है। और यहाँ से 2 बार लगातार बीजेपी की जो मीनाक्षी लेखी हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ से जीतती रही हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर उनकी जगह पर बांसुरी सुराज को यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया है। और ये जो नई दिल्ली का इलाका है, इसमें बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो वीवीआईपी जोन के हैं। यहाँ पर आज सुबह से हमने देखा कि जो मतदाता हैं वो बिजली, पानी, भारत की विदेश नीति और विकास के मुद्दे को लेकर जो है वो वोट देते दिखे हैं। नई दिल्ली जो लोकसभा सीट है उस पर पिछली बार मीनाक्षी लेखी ने तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मतों से जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के अजय माकन, उनको हराया था। लेकिन इस बार का जो सियासी मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प है। सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में छठे चरण का ये चुनाव है और वाल्मीकि नगर से लेकर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और उसके बाद इधर आप आ जाएं गोपालगंज, सिवान, वैशाली और शिवहर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो सिवान की है। वेस्ट चंपारण से राधा मोहन सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। संजय जायसवाल इस चंपारण से मैदान में हैं, जो कि पूर्व बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। लवली आनंद है शिवहर से, जो कि इस बार अपना किस्मत आजमा रही हैं जेडीयू के टिकट पे। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो सिवान सीट की चर्चा है। सिवान सीट की चर्चा है मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के चलते। हिना साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट इस बार जो है निर्दलीय खड़ी हैं उम्मीदवार। इसके पहले उन्होंने 2 बार आरजेडी के टिकट से अपनी किस्मत की आजमाइश की, लेकिन दोनों बार वो सफल नहीं रहीं और इस बार वो निर्दलीय मैदान में खड़ी हैं। इसलिए यहाँ का जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, जिस तरीके से हमारी लोगों से बातचीत हो रही है, तो आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं होइएगा कि अगर सिवान के नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले नतीजे हों। हरियाणा इलेक्शन पूरे स्टेट में हो रहा है और 25 मई को सिंगल फेज में 10 के 10 लोकसभा हल्का में इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस लगातार आपस में फाइट में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ है और आम आदमी पार्टी को एक कुरुक्षेत्र की सीट कांग्रेस ने दी हुई है। और इस बार जो देखा जा रहा है, अगर सरसा की बात करें तो वहाँ पे कुमारी शैलजा जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर करनाल की बात करें, यहाँ पे हम सुबह से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है ML खट्टर वो कर रहे हैं, हैवी सीट है वहाँ, उनके अगेंस्ट यूथ कांग्रेस नेता को उतारा गया है। वहीं अगर बात करें और हिसार की या और उधर एरिया की जेजेपी के बड़े नेता वो भी लड़ रहे हैं। तो इस टाइम जो हाई स्टेक बैटल चल रही है और जैसे कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि गर्मी के बढ़ते देख के शायद वोटिंग में कोई डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं दिखी। अब देखते हैं कि जब रिज़ल्ट आता है कौन सी पार्टी बाजी मारती है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी हरियाणा, करनाल। तो ये रहे हमारे रिपोर्टर्स के अपडेट अलग अलग इलाकों से जहां आज वोट डालने का काम खत्म हुआ। खास तौर से अब हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर नजर डालेंगे। दिल्ली में सभी सीटों पर वोट डालने का काम खत्म हो चुका है। अदिति, दिल्ली में क्या इंडिया
गठबंधन बीजेपी के किले में सेंध लगा पाएगा? देखिए, एक सीट पर भाजपा स्वयं कह रही है कि उसकी आशाएं बहुत ज्यादा नहीं है जीतने की। और ये है चांदनी चौक की सीट, जहां पर जेपी अग्रवाल खड़े हैं प्रवीण खंडेलवाल के खिलाफ, जो कि केट के अध्यक्ष हैं। अ, मेरे ख्याल से इस सीट के अलावा और सीटें अगर आती हैं तो वो बोनस होगा, लेकिन यहाँ पर भाजपा के चांसेस कम दिख रहे हैं। जहां जी। महाबल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उस सीट में भी थोड़ा सा मुकाबला है। लेकिन एक सीट भाजपा की निश्चित रूप से जा रही है, ऐसा लग रहा है। जी। मतलब अरविंद केजरीवाल को किन चीजों का फायदा हो सकता है और किन चीजों से नुकसान इन चुनावों में? देखिए, एक बात है कि आम आदमी पार्टी एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से पैदा हुई पार्टी है। तो आज की डेट में क्योंकि इतने एलिगेशंस हैं करप्शन के और इतने सारे लीडर्स जेल में गए हैं, तो एक पार्टी विद अ डिफरेंस यार कि जो नॉन करप्ट इमेज जो थी एक पार्टी की, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। और करप्शन एज अ मुद्दा जो है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज, मिडिल क्लास, इन लोगों के बीच में इसकी चर्चा रहती है। और दिल्ली में ज़्यादातर वोटर्स अर्बन मिडिल क्लास के आपको मिल जाएंगे। फ़ायदा इस बात का हो सकता है कि जो उनके वोटर हैं वो कोर सपोर्टर्स, जो उनके स्कीम्स के बेनिफिशियरी हैं, खास करके फ्री बिजली पानी और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की जो हालत उन्होंने सुधारी है यहाँ पर गरीबों के लिए, उनमें ज़रूर हो सकता है कि एक सहानुभूति फैक्टर हो कि हमारे चीफ मिनिस्टर को भाजपा ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अरेस्ट किया है। अब ये दो नैरेटिव हैं, अब इन दो नैरेटिव्स की लड़ाई है, क्योंकि दिल्ली में स्प्लिट वोटिंग होती है। दिल्ली जैसा क्लियर स्प्लिट वोटिंग कहीं नहीं होता कि 100% सीट लोकसभा में बीजेपी को मिलती है और लगभग 100% सीट यानी 67 आउट ऑफ 70 या 62 आउट ऑफ 70 आम आदमी पार्टी को विधानसभा में मिलती है। इसका मतलब है कि दिल्ली में लगभग 36%, बहुत बड़ा नंबर है ये, स्विंग वोटर हैं जो लोकसभा में भाजपा को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। अब इन 36% पर इस एपिसोड का क्या इम्पैक्ट है? क्या इसमें आम आदमी पार्टी सहानुभूति फैक्टर ले सकती है, या भाजपा का नैरेटिव चलेगा कि आम आदमी पार्टी इज नो लॉन्गर अ पार्टी विद अ डिफरेंस? उसके ऊपर सारा दारोमदार है। और लीड बहुत बड़ी है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ऐड भी कर दें तो भी 41% होता है। पहले तो इतना ट्रांसफ़र होता नहीं है वोट इकट्ठा, अगर हो भी जाए तो भी लीड 16% की है, जो कि एक बहुत बड़ी लीड है। इसको पाट पारना इतना आसान नहीं रहेगा। मतलब आज यूपी के जिन 14 सीटों पर वोट पड़े हैं, वहाँ लड़ाई कैसी इस वक्त दिख रही है? पूर्वांचल में व्यक्ति आधारित छोटी पार्टियों का भी जोर रहता है, इसलिए इन इलाकों में किसी एक जाति के वोटर का दबदबा नहीं दिखता है। हाँ, यहाँ पर छोटी छोटी पार्टियों का दबदबा है। अपना दल, SBSP, निषाद पार्टी, एक समय मुख्तार अंसार की पार्टी हुआ करती थी, कौमी एकता दल, राजा भैया की पार्टी का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। तो छोटे छोटे दलों का इन्फ्लुएंस है। 5 समाज जो हैं इस बार समाजवादी पार्टी ने जो टारगेट किए हैं वो कुर्मी पटेल जो अपना दल की पार्टी रिप्रेजेंट करती हैं, कुशवाहा, पाल, मौर्य और निषाद, इन 5 नॉन यादव OBC समाजों पर समाजवादी पार्टी की नज़र है, क्योंकि ये जो 5 जातियां हैं वो भाजपा को कहीं ना कहीं एज एक प्रोवाइड करती रही हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि बसपा के विघटन से जो जाटव समाज का वोट है वो भी समाजवादी पार्टी को इस बार पड़ सकता है। और ये 5 और 6 समाज के वोट अगर समाजवादी पार्टी को पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो कांटे की टक्कर यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि बसपा पिछली बार यहाँ पर 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी एंड 2 सीट आर अप फॉर ग्रैब्स, क्योंकि बसपा अभी उतनी दमदार फोर्स वहाँ पर नहीं रही है। अदिति, आपकी जुड़ने से पहले अमिताभ कह रहे थे कि आजमगढ़ की लड़ाई जो है वो दिलचस्प है। ऐसे में जो ज़मीन पर आजमगढ़ में जो लड़ाई लड़ी गई आज, और जो वोटर्स ने आज अपना फैसला सुना दिया है वहाँ की के उम्मीदवारों के लिए, आपको लगता है कि एक दिलचस्प लड़ाई रही आजमगढ़ में? निश्चित तौर पर। और आजमगढ़ से जो खबरें आ रही हैं उससे बहुत ही बहुत ही ढुलमुल मामला है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको सीट जाएगी वो। लेकिन आजमगढ़ हमेशा से एक तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह रही है।
और वहां से खुद अखिलेश यादव भी जीते हैं, और बाई इलेक्शंस में कई बार तख्ता पलट भी दिया गया है। तो बहुत क्लोजली उसको देखना पड़ेगा। जी जी, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये ताज़ा तस्वीरें हैं आरती करते हुए। अगर हम बता सके अपने दर्शकों को, अगर आप इस बड़े स्क्रीन पर दिखा दें मुझे, तो मैं ये तस्वीरें मैं ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगी। लेकिन हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। आज ओडिशा की 21 में से 6 सीटों पर मतदान हुआ। 2019 में जहां कुल 71.6% वोटिंग हुई थी, वहीं आज यहां 5 बजे तक 59.6% वोट पड़े। और हमारे साथ भृथरी मेहताब हैं, कटक के मौजूदा सांसद और बीजेपी के उम्मीदवार। भृथरी जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए। बीजेडी को छोड़कर आपने बीजेपी का दामन थामा है, कितना अलग रहा ये चुनाव आपके लिए? कुछ अलग सा एक इलेक्शन था, क्योंकि देश के जो बड़े समस्या है और जिसका हल पिछले 10 साल से यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हल किया, इसके बारे में काफी अच्छा माहौल कटक लोकसभा क्षेत्र में बनी है। इस हिसाब से ज्यादा लोग बाहर आए और अपना मतदान साब्यस्त किए, तो इसलिए मैं कहूंगा। और दूसरी तरफ बीजू जनता दल की अभी जो शासन है उड़ीसा में, इसके खिलाफ लोग उठ चुके हैं। और सबको मालूम है नवीन जी सरकार नहीं चलाते, कोई और जो उत्तरदायी नहीं है लोगों के पास वही चलाते हैं। इसके खिलाफ काफी माहौल बनी है पूरे राज्य में, और लोग परिवर्तन चाहते हैं। और इस परिवर्तन की धारा में आज जो चुनाव हुआ, ये थर्ड फेज की इलेक्शन है उड़ीसा में, और एक फेज है लास्ट फेज 1 जून को। पर मैं यही कहूंगा कि ये थर्ड फेज की जो चुनाव है इस बार आज जो हुई, इसमें ज्यादातर लोग बाहर आए और अपने मतदान साब्यस्त किए, और ये अगले सरकार बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। जी भृथरी जी, आप बीजेडी को अच्छे से समझते हैं। बीजेडी वाकई, क्या आप कह रहे हैं कि अपनी जमीन गंवा रही है, और आप कह रहे हैं कि एक मुद्दा है जो बाहरी वर्सेस उड़िया का है, उड़िया अस्मिता का, जो बीजेपी ने इसी नारे को लेकर ये चुनाव भी लड़ा है, तो वाकई क्या ये रेजोनेट कर रहा है उड़ीसा के वोटर्स के साथ? ये 4 जून को पूरा पता चल जाएगा। 3 चीजें अब तक उभर के आई है लोगों के संज्ञान में। एक तो उड़िया अस्मिता और स्वाभिमान का, दूसरा महाप्रभु जगन्नाथ जी का रत्न भंडार जो ट्रेजरी है, उसके कुछ ही पता नहीं चल रहा कहाँ कितना है, और वहां की जो चाबी है वो चाबी गुम हो गई है। इसके बारे में सरकार के तरफ से कोई स्पष्टता नहीं है। और तीसरी ये चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है माफिया राज, माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया। ये सारे 24/7 जिस हिसाब से उड़ीसा में लूटतराज चल रही है हमारे संपदा का, इसके बारे में भी काफी माहौल बनी है इस सरकार के खिलाफ। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया भृथरी मेहताब, जो मौजूदा बीजेपी के उम्मीदवार हैं कटक से, और 6 बार सांसद रह चुके हैं कटक से। बीजेडी का दामन छोड़कर अब वो बीजेपी के अब साथ हैं। और हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त तक छोटे से ब्रेक का, हम लौट रहे हैं चुनाव इंडिया का में।